ओके, सो दिस इज़ आवर फर्स्ट वीडियो ऑन डेटा स्ट्रक्चर। बहुत ज़्यादा क्रूशल एक सब्जेक्ट है जो कंप्यूटर साइंस, बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। दैट इज़ हमें ये सब्जेक्ट पढ़ के हमें ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने को भी मिलेगा। ऑलराइट, सो डेटा स्ट्रक्चर क्या है वो जानने से पहले हमें जानना चाहिए डेटा क्या होता है। ठीक है, तो डेटा क्या है? जैसे कि कोई भी फैक्ट तुम डालते हो तुम कंप्यूटर के अंदर, जैसे तुम अपने रोल नंबर, नाम, फ़ोन, एड्रेस, पिक्चर कुछ भी डाल रहे हो, और वो कंप्यूटर कोई भी ऐप के थ्रू उसे प्रोसेस करके एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन बनाता है। जैसे तुम्हारा बायोडेटा बना दिया। सो दैट इज़, तो जो तुमने रोल नेम वगैरह वगैरह डाला, इसी को हम लोग डेटा कहेंगे। ऑलराइट, सो नाउ डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने की क्या ज़रूरत है वो जानना ज़रूरी है। एक टाइम था जब कंप्यूटर्स को सिर्फ लिमिटेड काम ही आते थे, उसे प्लस माइनस इंटू डिवाइड आता था। अब तो वो बहुत सारे काम कर लेता है, और वो सारे काम करता है किसके ऊपर? डेटा के ऊपर, है ना। तो सारे, जैसे कि तुम्हारा इन्फॉर्मेशन या कुछ भी, जैसे गूगल में कितने सारे इन्फॉर्मेशन हैं उसके पास, है ना, जिसके ऊपर वो काम करके कुछ भी मीनिंगफुल बनाता है। सो अगर मैं डेटा को ले जाके, मेरा जब प्राइमरी गोल होता कि हाँ एक हार्ड डिस्क बना लो, वहाँ पे सारा डेटा कैसे भी रख लो, बस हो गया हमारा काम ख़त्म, नहीं, तो ये बहुत प्रॉब्लमैटिक होगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं तुम्हें हर रोज़ एक बुक देता हूँ और एक रूम भी देता हूँ। एक रूम दे दिया और उस रूम में मैंने तुम्हें हर रोज़ एक बुक ला के देता हूँ, जैसे डेटा स्ट्रक्चर का हो गया, या C++ या कुछ भी, और वो तुम क्या करते हो, हर दिन मेरे से एक किताब लेके, बुक लेके, और तुम उस रूम में जाके फेंकते जाते हो। डेटा को तुम हार्ड डिस्क में फेंकते जा रहे हो, ठीक है। अब तुमने क्या किया, उस रूम के अंदर एक पाइल सा बना लिया बुक्स का, राइट। कौन सा बुक ऊपर कौन सा नीचे तुम्हें नहीं मालूम। अब मैं तुम्हें जाके कहता हूँ कि मुझे डेटा स्ट्रक्चर के का एक बुक ला के दो जिसका राइटर ABCD है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उस हीप, उस पाइल के अंदर जाके पूरा ढूंढ के निकालो कहाँ रखा है, पता नहीं, वो सारे के सारे बुक तुम्हें छानना पड़ सकता है एक बुक के लिए, है ना। लेकिन अगर तुमने स्मार्टली एक काम किया होता, तुम उस रूम के ऊपर ऐसे रैक्स बनाते, और रैक्स में तुम टैगिंग कर देते, लेबल लगा देते कि ये सारे जो बुक्स है डेटा स्ट्रक्चर के हैं, ये सारे बुक C के हैं, इस तरह से, और फिर उस तो सजा के तुम बुक्स को रखते। तो अगर मैं मांगता तो तुम्हें क्या टाइम लगता? बहुत ज़्यादा। तुम जल्दी से जाते रैक नंबर 1 पे, डेटा स्ट्रक्चर बुक, वहाँ ढूंढते और फिर तुम्हें मिल जाता। कितने एफिशिएंटली, इसके मुकाबले कितना ज़्यादा एफिशिएंटली तुमने मुझे उस बुक को ढूंढ के ले आया। एंड द सेम थिंग गोज़ विथ कंप्यूटर। कंप्यूटर में जैसे डेटा रखना बहुत ज़रूरी है, उसी तरह से उसे ऐसे रखना ज़रूरी है कि मैं उसे बहुत जल्दी ढूंढ पाऊँ। और कंप्यूटर्स जितने एडवांस्ड हो रहे हैं वो उतने हाई स्पीड होते जा रहे हैं, वो कम से कम टाइम पे सारे काम करना चाहता है। तो अब समझे डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना क्यों ज़रूरी है। डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना इसीलिए ज़रूरी है कि मैं जो अपना डेटा है, मैं उनको इस तरह से रखूं कि मैं क्विक स्टोरेज भी कर पाऊँ और क्विक रिट्रीवल भी कर पाऊँ अपने डिमांड पे, ठीक। तो जैसे कि अगर एक लाइब्रेरी में है और वो चाहता है कि मैंने बुक दिया और वो सजा के रखना चाहता है, वो लंबा सा एक रैक बनाएगा, उसके अंदर सारे बुक्स रखेंगे, बहुत टाइम लग सकता है इसमें। फिर एक तरीका है, ऐसे छोटे छोटे रैक्स बनाएंगे और उनको सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, ये कंप्यूटर साइंस बुक, ये फिज़िक्स बुक्स, ये मैथ्स बुक्स, कंप्यूटर साइंस में ये इस तरह से। तो दैट मीन्स एक लाइब्रेरियन के पास ऑप्शन है कि वो किस तरह से बुक्स को सजा के रखे कि उसके लिए वो फ़ायदेमंद हो, वो जल्दी से तुम्हें बुक ला के दे। तो यही लॉजिक है डेटा स्ट्रक्चर का, कि तुम कंप्यूटर में तुम अपने डेटा को किस तरह से रखना चाहते हो, किस तरह से रिट्रीवल करना चाहते हो, वही है हमारा डेटा स्ट्रक्चर, राइट। सो हमें मेमोरी में एफिशिएंटली डेटा को रखना है, एफिशिएंटली निकालना भी है, ठीक। तो जब मैं डेटा स्ट्रक्चर के बारे में आगे जा रहा हूँ, तो जो मेन हमारा जो जिसको हम एफिशिएंटली यूज़ करना चाहते हैं वो है मेमोरी। तो थोड़ी बहुत हमें मेमोरी का नॉलेज होना चाहिए, कि ताकि हमें समझ में आए कि हम क्या बचाने की कोशिश कर रहे हैं और क्या होता है उससे। ओके, सो मेमोरी के बारे में थोड़ा जानते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, मेमोरी जो तुम लोग अभी बहुत छोटे से ही पढ़ते हुए आ रहे हो, कितने तरह के हैं, प्राइमरी मेमोरी और फिर सेकेंडरी मेमोरी।
है ना। अब तो तुम लोग ज़्यादा डिटेल्स में जानोगे। दैट इज़ मेमोरी में जो प्राइमरी मेमोरी हम लोग कहते हैं वो है मेन मेमोरी जिसे कहते हैं, वो क्या है, रैम या रोम, है ना। दैट मीन्स यहाँ से डायरेक्ट सीपीयू डेटा लेके काम कर सकता है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम रीड ओनली मेमोरी। तो रोम रीड ओनली मेमोरी नॉन वोलाटाइल होता है। दैट मीन्स इसके अंदर जो डेटा रहता है वो नहीं उड़ जाता कंपेयर टू रैम। रैम में जो डेटा रहता है वो वोलाटाइल होता है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर तुमने अपने कंप्यूटर को स्विच ऑफ किया तो उसके अंदर का जो डेटा है वो सब चला जाता है। तो ऐसा क्यों है, रैम को हम लोगों ने वोलाटाइल क्यों किया? क्या हम लोग उसको परमानेंट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन सोचो एक ऐसी बात कि अगर हम लोग कोई वाइट बोर्ड खरीदते हैं और उस वाइट बोर्ड के ऊपर हम लोग परमानेंट मार्कर से लिखते हैं तो क्या होगा, वो एक दिन तो तुम क्लास ले लोगे, लेकिन उसके बाद से क्या होगा? क्या वो वाइट बोर्ड फिर से इस्तेमाल कर पाओगे? कोई कुछ ऐसा ही लॉजिक है रैम का। वो चाहता है कि ये वोलाटाइल हो ताकि इसके ऊपर काम हो, मिटाऊं फिर काम करूं फिर ये करूं, ठीक है। और सेकेंडरी मेमोरी और रोम, रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी। इसमें कौन सा प्रोग्राम्स रहते हैं, जैसे कि तुम्हारा बूटस्ट्रैप लोडर। तुम जब कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हो तो ये प्रोग्राम चलने लगता है जो रोम में है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने में और बहुत सारे काम, ठीक है ना। माइक्रो ओवन, वहाँ पे बहुत सारे चेंजेस नहीं होते तो रोम में हमने सारा प्रोग्राम फिट करके लगा सकते हैं, जो चेंज करने की ज़रूरत नहीं, राइट। तो हार्ड डिस्क और सेकेंडरी मेमोरी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी ये कहता है कि मैं मेरा मेरा जो मेन मोटिव है, मैं तुम्हें स्टोरेज स्पेस दूंगा बहुत सारा। मैं वोलाटाइल नहीं हूँ, मैं तुम्हें बहुत स्पेस देता हूँ। यहाँ पे तुम अपने वीडियोस, प्रोग्राम सब कुछ रख सकते हो और जब कोई काम करना है तुम मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू बोलना, तो मैं वो चीज़ लोड करवा दूंगा और फिर तुम वहाँ से काम कर सकते हो। तो एक्चुअली में जो भी कोई रन होता है, कुछ भी काम करते हैं, तो वो एक्चुअली कहाँ पे काम होता है? रैम में लोड होता है, फिर जाके वो काम होता है। और सीपीयू के अंदर भी छोटे छोटे मेमोरीज होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं रजिस्टर्स, ठीक है, एएलयू के अंदर रहते हैं। तो एक्चुअली में अगर मैं बोलूँ तो यही है वर्किंग मेमोरी। रैम से शिफ्ट होता है रजिस्टर। दैट मीन्स हमें एक वीडियो चलाना है, वीडियो का साइज सपोज कुछ एमबी या जीबी में है, 1 GB। तो एक्चुअली क्या 1 GB टोटल रैम में लोड हो जाता है? नहीं, कुछ पोर्शंस उसे पता है कि अच्छा मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है तो इतना मैं क्या करता हूँ, छोटा सा पार्ट ऑफ द वीडियोस को मैं रैम में लोड कर देता हूँ और रैम से वो क्या हो जाता है, शिफ्ट करके एक एक करके लाइंस चला जाता है रजिस्टर्स में और फिर काम चालू हो जाता है, ठीक है। तो जिस मेमोरी पे हम लोग कंसर्न्ड है वो है रैम। मुझे इसी का जगह बचाना है और इसको एफिशिएंटली इस्तेमाल करना है और मैं ऐसे डेटा स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल करूँगा ताकि मैं जल्दी से जल्दी काम कर सकूँ, ठीक है ना। सो दैट मीन्स हमारा ऑब्वियसली हम लोग हार्ड डिस्क के बारे में भी सोचते हैं, यहाँ पे भी हमें मेमोरी को मैनेज करना है, लेकिन जो हमारा प्राइमरी गोल है वो है रैम को मैनेज करना। क्योंकि रैम में ही सारे एक्टिव प्रोग्राम्स मतलब जो प्रोग्राम रन हो रहा है, एक गाना भी एक प्रोग्राम है। तो अगर वो गाना चल रहा है तो उसे रैम में लोड होना पड़ेगा, एक वीडियो चल रहा है तो उसे रैम में लोड होना पड़ेगा, तुम कोई एप्लीकेशन चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, कुछ भी, तो उसको रैम में लोड होना पड़ेगा, फिर जाके वो काम करने लगता है, ठीक है। तो ये है हमारा मेमोरी जिसे हमें अच्छे से मैनेज करना है उस लाइब्रेरियन की तरह। और अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स अवेलेबल है हर सिचुएशन में, हर डेटा स्ट्रक्चर, किसी सिचुएशन में कोई डेटा स्ट्रक्चर, किसी सिचुएशन में दूसरा डेटा स्ट्रक्चर, इस तरह से तुम्हें काम आएगा। जब हम लोग सारे डेटा स्ट्रक्चर्स जान लेंगे उसके बाद हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को सुन के ये बता सकते हैं अच्छा इस प्रॉब्लम के लिए तो ये डेटा स्ट्रक्चर सही है, ओके। अच्छा, अगर मैं बोलूँ रैम में भी, तो रैम का जो और तो अगर मैं सोचूं कि ये एक रैम है, तो रैम में भी ऐसा होता है कि सपोज एक लाइन में तुम बिट स्टोर करते हो, बाइनरी बिट्स जो 0 या 1 में हो सकता है। तो एक एक बिट एक एक सेल में हम लोग रख सकते हैं ऐसे, ठीक है। और ये जो एक लाइन में जितने सेल्स होंगे वो होता है उसका वर्ड साइज। जैसे कभी एक ज़माने में 8 बिट्स एक लाइन में रखा करते थे हम लोग, अभी वो बढ़ के 32 64 भी हो चुका है, ठीक है। सो दैट मीन्स
अगर एक टाइम ऐसा था जहाँ फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ किया जाते, वी यूज टू यूज फ्लिप फ्लॉप्स थे। वन फ्लिप फ्लॉप कैन स्टोर +5 वोल्टेज जो 1 रिप्रेजेंट करता था, या फिर 0 वोल्टेज जो 0 रिप्रेजेंट करता था। तो अगर मैं इस तरह से रखूँगा तो मैं कहूँगा कि 101 मैंने स्टोर किया हुआ है, राइट। लेकिन अभी कैपेसिटर्स आ चुके हैं। कैपेसिटर्स में क्या होता है कि हम लोग हाई चार्ज स्टोर करते हैं तो 1 रिप्रेजेंट किया जाता है, 0 चार्ज या लो चार्ज रखते हैं तो वो 0 कहलाता है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी के साथ ये बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो मेन प्रिंसिपल है दैट इज़, अगर ये रैम है और मैं बोलूँगा एक लाइन में मैं 8 बिट स्टोर कर सकता हूँ, इस तरह से 1024 लाइंस है, तो मैं कहूँगा इस रैम का कैपेसिटी है ये, राइट। सो अभी भी यही कुछ लॉजिक अभी भी चलता है। शायद टेक्नोलॉजी चेंज हो चुके हैं, फास्टर हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं, ये बात। तो मैं, अगर तुम लोग को ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि मैं अचानक डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते पढ़ते इतना मेमोरी पे क्यों जोर दे रहा हूँ, तो जब तुम लोग डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे तब तुम्हें समझ में आएगा ये जो रैम बदलने वाला है नहीं, ये इस तरह ही दिखेगा, और जो तुम इसको इस्तेमाल करोगे वो एक इल्यूजन होगा। जैसे कि एक डेटा स्ट्रक्चर इस तरह का है, इस तरह का एक डेटा स्ट्रक्चर जिसे हम लिंक लिस्ट कहेंगे, आगे जाके पढ़ेंगे। तो क्या ये कहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा? रैम में होगा। क्या रैम इस तरह दिखता है क्या? नहीं दिखता है ऐसा। तो फिर ये हमारा सारा लॉजिक होगा, एक आइडिया होगा जिससे हम रैम को इस्तेमाल करेंगे एफिशिएंटली। इसीलिए मैंने मेमोरी के ऊपर इतना जोर दिया। अब हम लोग रेडी हैं डेटा स्ट्रक्चर के डिटेल्स को जानने के लिए। ओके, डेटा स्ट्रक्चर से जाने से पहले हम एल्गोरिदम के बारे में थोड़ा जानते हैं। एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम वो होता है जो स्टेप बाय स्टेप किसी भी चीज़ को, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए वो हम लोग लिखते हैं, है ना। अगर किसी इंजीनियर को एक ब्रिज बनाना है, क्या वो डायरेक्टली चला जाता है और वहाँ ब्रिज बनाना शुरू कर देता है? कि उसे डिज़ाइनिंग वगैरह करना पड़ता है, फिर जाके वो प्रॉपरली जब उसे श्योर हो जाता है कि हाँ दिस इज़ हाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो फिर वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो हमारे डेटा स्ट्रक्चर, हमारे जो प्रोग्रामर्स हैं जो ऐप वगैरह डेवलप करते हैं, वो भी क्या बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग के कुछ नहीं करते ना। एक डिज़ाइनर होता है जो एल्गोरिदम्स को डेवलप करता है, डिज़ाइन करता है, थ्रू डेटा स्ट्रक्चर्स को इम्प्लीमेंट करता है, और फिर जाके उन एल्गोरिदम्स में जब वो श्योर हो जाता है कि हाँ यही हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, फिर जाके प्रोग्रामर उसको प्रोग्राम में बदल देता है। तो एल्गोरिदम मैंने एक लिखा है 2 नंबर रीड करने के लिए। देखो, रीड ए बी, दैट इज एक नंबर ए में दूसरा बी में रखो, फिर दोनों को ऐड करो, सी में आंसर रखो और फिर प्रिंट कर दो सी, और फिर प्रोग्राम से निकल जाओ। ये एक एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम लिखने का कोई भी वर्ल्ड वाइड कोई भी रूल नहीं है कि ऐसे लिखना पड़ता है एल्गोरिदम, ठीक है। लेकिन एल्गोरिदम ऐसा लिखना चाहिए कि वो यूज़ ऑफ दैट इज़ प्रोग्रामर फ्रेंडली हो, ताकि प्रोग्राम कुछ हद तक प्रोग्राम्स जैसे हो, ताकि वो पढ़ते ही वो समझ जाए क्या करना है, ना कि ऐसे कोई तुम्हें रोकेगा नहीं अगर तुम एल्गोरिदम ऐसे भी लिखोगे। जैसे मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, गिव मी इनपुट 2 नंबर्स ए एंड बी एंड देन ऐड द 2 नंबर्स एंड प्रिंट द सम एंड एग्जिट, ऐसे भी मैं, दैट मीन्स सिंस देयर आर नो रूल्स टू राइट एन एल्गोरिदम यू कैन चूज योर ओन वे, but a good designer should try to write a program such that it can be easily implemented by the programmer, right? तो ये प्रोग्राम एक चीज़ होता है फ्लो चार्ट, उसे भी मैं बोलूँगा पिक्टोरियल एल्गोरिदम, दैट इज स्टार्ट, एंटर 2 नंबर्स, add the numbers, print the result and then exit। तो ये तो हमारा आज का टॉपिक है नहीं, कभी मैं फ्लो चार्ट पे भी वीडियो बना के देन आई विल शेयर, बट इसको भी मैं एल्गोरिदम बोल सकता हूँ जो भी मुझे किसी भी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप हेल्प करेगा समझने का, तो वो एल्गोरिदम है। डेटा स्ट्रक्चर्स में एल्गोरिदम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डेटा स्ट्रक्चर्स को समझने के बाद उसके ऊपर हमें काम करना है डेटा को लेके, और एल्गोरिदम्स लिखना होगा उनके ऊपर। ये एल्गोरिदम तो हम लोग आगे वीडियो जाके बहुत सारे एल्गोरिदम्स करने वाले हैं, लेकिन अब डेटा स्ट्रक्चर्स क्या है, कितने टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। ओके,
सो अगर मैं डेटा स्ट्रक्चर को डिवाइड करूँगा ब्रॉडली तो ये दो कैटेगरी के होते हैं, एक लीनियर एक नॉन लीनियर। लीनियर मतलब क्या, ये ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जो हमें क्या मदद करता है, मतलब सीक्वेंस, सपोज तुम कहीं पे हो तो वो लीनियरली तुम्हें नेक्स्ट 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 के पास पहुंचा सकता है लीनियरली, ठीक है। और नॉन लीनियर जैसे कि ट्री ग्राफ होते हैं, तो तुम और यहाँ पे देखो दो दो ब्रांचेज हैं, तुम तुम अगर किसी एक पाथ को फॉलो करते हो तुम्हें दूसरा पाथ छोड़ना पड़ेगा इस तरह से, और ये क्या है, हर सेल को तुम्हें ले जाएगा एक के बाद एक के बाद एक लीनियरिटी, ठीक है। सो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कैन टेक, आई कैन गो समवेयर एंड इट विल लीनियरली टेक मी सम एवरी अदर प्लेस, बट इन नॉन लीनियर इस ये रिलेशनशिप यहाँ मेंटेन नहीं होता। तो हमारे सिलेबस के अंदर जो जो पढ़ता है वो है एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, और नॉन लीनियर कैटेगरी में जो जो है वो है ट्री एंड ग्राफ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा वो हम फोकस करेंगे इस डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर, एरे के ऊपर, और उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे, ठीक है, और बहुत सारे एल्गोरिदम्स डिज़ाइन करके लिखेंगे। ओके।